हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल क्वांटम क्लासेस। तो डियर स्टूडेंट, आज हम लोग अपना मैथ सब्जेक्ट का नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। कौन सा चैप्टर बच्चों? इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। हम लोग क्या स्टडी करेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री। अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि एग्जाम में 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन ऐसे आएंगे, लेकिन इसको बच्चों मैथ स्टडी करने के लिए, मैथ में अच्छे नॉलेज के लिए आपको ये चैप्टर बहुत इम्पॉर्टेंट है। जितना सोचो उतना ही कम है कितना इम्पॉर्टेंट है ट्रिग्नोमेट्री। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री नहीं आएगी तो आपको ऐसा लगेगा कि 11th और 12th की मैथ बिल्कुल नहीं आ रही। ठीक है, तो इसलिए इसको हम लोग क्या करेंगे, बहुत अच्छे से स्टडी करेंगे ताकि आपको आगे कोई भी प्रॉब्लम ना आए मैथमेटिक्स सब्जेक्ट में। ठीक है, तो ट्रिग्नोमेट्री चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जितना सोचो उतना कम है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर बच्चों। तो चलो हम लोग ऐसे स्टडी करेंगे ताकि आगे हम लोग को मैथ में भी कोई प्रॉब्लम ना आए और अपने बोर्ड में भी अच्छे मार्क या इसके जितने भी क्वेश्चन हैं हम लोग आसानी से सॉल्व कर लें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। ठीक, चलिए देखिए बच्चों ये ट्रिग्नोमेट्री क्या होता है। ठीक है, तो पहले हम लोग उस दिन पढ़े थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में टाइप ऑफ ट्रायंगल। तो हम लोग जानते हैं टाइप ऑफ ट्रायंगल ऐसे डायरेक्ट नहीं बताएंगे, हम लोग ऐसे बताते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड और ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ऑन द बेसिस ऑफ साइड पे हम लोग जानते थे 3 टाइप्स के, वहाँ पे स्टडी कर लिए थे, इक्विलैटरल, आइसोसेलेस और स्केलिन। आज हम लोग यहाँ पे देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्या बच्चों? ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। क्या? टाइप ऑफ ट्रायंगल। यहाँ पे चाहें तो आप थोड़ा लिख सकते हैं, क्या? टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। ठीक है, पहला एक्यूट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। सेकंड क्या होता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। थर्ड क्या है बच्चों? ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ये 3 टाइप के आपके ट्रायंगल हैं। ठीक बच्चों, कौन कौन से? एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, जैसे वहाँ पे हम लोग डिफिनीशन देखे थे वैसे बस यहाँ पे भी देखना है। ठीक है, एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है बच्चों? ऐसा ट्रायंगल जिसमें जो एंगल ऑफ मेजर हैं ऑल एंगल लेस देन 90 डिग्री। क्या होने चाहिए बच्चों? जो आपके एंगल हैं सभी एंगल क्या होने चाहिए? 90 डिग्री से लेस होने चाहिए। ठीक है, जो इसमें एंगल है बच्चों वो 0 डिग्री से, अब हम लोग यहाँ पे किसके बेसिस पर आए? एंगल के। तो 0 से ग्रेटर होना चाहिए, कुछ ना कुछ एंगल फॉर्म होना चाहिए और आपका 90 डिग्री से लेस होना चाहिए। ऐसे ट्रायंगल को हम लोग क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल ट्रायंगल। ये जो एंगल है 3 ये 90 डिग्री से लेस होंगे और 0 डिग्री से ग्रेटर होंगे, इनकी मेजर तो हम लोग कहेंगे एक्यूट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या है बच्चों? देखिए राइट एंगल ट्रायंगल क्या है आपका? राइट एंगल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें वन एंगल कितने के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री। कितने डिग्री के होते हैं बच्चों? 90 डिग्री। यही हम लोग को इम्पॉर्टेंट है, यही हम लोग को पढ़ना भी है। क्या? राइट एंगल ट्रायंगल इन व्हिच ट्रायंगल वन एंगल इज मेजर 90 डिग्री, दिस ट्रायंगल इज कॉल्ड राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बच्चों, 90 डिग्री का एंगल कैसे फॉर्म होता है? हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन को मीट करा दीजिए तो जो एंगल फॉर्म होता है वो कितने डिग्री का बनता है बच्चों? 90 डिग्री का। 90 डिग्री का सिंबल कैसे होता है बच्चों? ये वाला सिंबल भी आपको मालूम होना चाहिए, ये 90 डिग्री का सिंबल। जैसे मैंने ऐसे एक लाइन ड्रा कर दिया, एक लाइन ऐसे ड्रा कर दिया, यहाँ पे ऐसे कर देते मीन्स 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है, समझ जाओगे आप। नोटेशन ऑफ 90 डिग्री ये सिंबल होता है। ठीक, जैसे हम लोग रेक्टेंगल और स्क्वायर फॉर्म नहीं करते क्योंकि इसमें 90 डिग्री होता है, सेम ऐसे इसमें भी। तो यहाँ पे हम लोग को ये जानना जरूरी है कि 90 डिग्री है। समझ जाएंगे आप लोग 90 डिग्री का एंगल। राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? ऐसा ट्रायंगल जिसमें 90 डिग्री का एंगल हो, वन एंगल। ठीक है, वन एंगल के बाद फिर इसके बाद ये दोनों 90 से कम ही आएंगे। क्यों कम आएंगे बच्चों? क्योंकि हम लोग जानते हैं इन अ ट्रायंगल
सम ऑफ ऑल एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। 180 डिग्री से कभी ज़्यादा नहीं होगा तीनों एंगल का सम। तो ये 90 पहले ही हो चुका, तो इनमें सब कोई भी 90 नहीं होगा, ये दोनों एक्यूट एंगल होंगे। ठीक, थर्ड क्या है बच्चों, ऑब्ट्यूस एंगल। ऐसा ट्रायंगल जिसमें क्या हो, वन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो। ऑब्ट्यूस एंगल क्या होता है बच्चों, जिसमें 90 डिग्री से ग्रेटर हो उसे और 180 से लेस हो, उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल कहते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसमें वन एंगल ऑब्ट्यूस एंगल हो उसको हम लोग ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल कहते हैं, जैसे ये। ठीक, आई होप आप लोग समझ पाए होंगे टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। कौन कौन से बच्चों, एक्यूट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल। अब हम लोग को स्टडी केवल किसको पढ़ना है, राइट एंगल ट्रायंगल को। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टडी करते हैं राइट एंगल ट्रायंगल को। ट्रिग्नोमेट्री में देखो इसका क्या रिलेशन है। अब आप लोग समझ गए ना, टाइप ऑफ ट्रायंगल ऑन द बेसिस ऑफ साइड एंड ऑन द बेसिस ऑफ ट्रायंगल। मेरे साथ रहेंगे आप लोग तो मैथ की लगभग सभी चीज़ें सीख जाएंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। धीरे धीरे हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे, 0 से लेके 100 लेवल तक जितने भी हैं हम लोग सब कुछ सीख जाएंगे। 12 से या 12 के आगे तक की मैथ हम लोग सीखेंगे, लेकिन उसके लिए टाइम लगेगा। देखो हम लोग कैसे, आप क्या है, अब देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है बच्चों। ट्रिग्नोमेट्री ये है, इसमें हम लोग क्या स्टडी करेंगे, रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड। ठीक है, क्या मैंने कहा बच्चों, इसमें हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं कि एंगल और साइड में क्या रिलेशनशिप है। जैसे देखिए यहाँ पे हम लोग क्या कह रहे हैं, y इक्वल टू एक्स, तो y और x में क्या रिलेशनशिप है, y और x इक्वल हैं। इसी तरीके से y इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसमें क्या रिलेशन है बच्चों, जो y है वह x से 2 ग्रेटर है। ठीक है, तो इसको हम लोग कहते हैं रिलेशन। इसी तरीके से अब हम लोग एंगल और साइड में जो रिलेशन देखते हैं वो किस में देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री में। और ट्रिग्नोमेट्री में क्या है बच्चों, इसमें अब हम लोग फिर इसमें देखेंगे। तो पहले राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में थोड़ा और स्टडी कर लें, राइट एंगल ट्रायंगल के बारे में, क्योंकि इसके बारे में हम लोग को पढ़ना ही है। तो देख लो बच्चों, राइट एंगल ट्रायंगल में बच्चों 90 डिग्री तो आप लोग पहचान लेंगे कि हम लोग डिफिनीशन याद किए कि राइट एंगल ट्रायंगल में वन एंगल 90 डिग्री। अभी हम लोग ये मान लिए कि 90 डिग्री, ये बी एंगल जो है 90 डिग्री का है। बी एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री का। ठीक है, जब आपसे कोई कहता है राइट एंगल ट्रायंगल ABC मीन्स इसमें बी एंगल क्या है बच्चों, आपका 90 डिग्री। ठीक, ये हो गया। अब इसमें देखिए बच्चों, अब ये जो 90 डिग्री के अपोजिट साइड है, जो 90 डिग्री एंगल के अपोजिट साइड है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या होता है बच्चों, अपोजिट साइड ऑफ, अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री एंगल। ठीक, ये एंगल का साइन हो गया 90 डिग्री एंगल। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत, आई होप आप लोग अच्छे से आइडेंटिफाई कर लेंगे व्हाट इज हाइपोटेन्यूज इन 90 डिग्री एंगल, द अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। बेस देखिए क्या है बच्चे, बेस बेस क्या है बच्चों, बेस क्या है, जिस पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। ठीक है, द एंगल फॉर्म, कैसे इसको लिखा जाए बच्चों, कैसे लिखा जाए, बेस क्या हो जाएगा, बेस मैंने क्या है, जिस पर एंगल फॉर्म होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, बेस। तो एंगल फॉर्म ऑन लाइन। ठीक है, एंगल फॉर्म ऑन दैट लाइन। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग यहाँ पे फॉर एंगल सी के लिए बात करें, फॉर एंगल सी, एंगल को हम लोग ऐसे भी डिनोट करते हैं। ठीक, इस टाइप से ये एंगल हो गया, कौन सा एंगल, एंगल सी। एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा बच्चों, BC। एंगल सी के लिए बेस क्या लिखोगे, BC। ठीक है, इसी तरीके से फॉर एंगल ए, फॉर एंगल ए के लिए बेस आप लोग क्या लिखोगे, अब एंगल AA है तो इसके लिए आपका बेस AB होगा। आई होप मैं आप लोग को अच्छे से बता पा रहा हूँ कैसे हम लोग को समझना है बेस क्या है। बेस कैसे आइडेंटिफाई करोगे बच्चों, उसके लिए आपको एंगल की नॉलेज होना जरूरी है। आप देखेंगे किस एंगल की बात कर रहे हैं या किस एंगल के बारे में आप जानना चाह रहे हैं। अगर एंगल सी के बारे में जानेंगे तो फॉर एंगल सी के लिए बेस आपका BC होगा, क्योंकि एंगल हमेशा बेस पे ही फॉर्म होगा, ये आपका बेस हो गया। अगर एंगल ए के लिए बात करेंगे तो आपका बेस क्या हो जाएगा, AB। ठीक है, परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या होगा बच्चों,
परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर क्या हो जाएगी बच्चों? अपोजिट साइड ऑफ एंगल। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल कर लीजिए। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल मीन्स किस एंगल के अकॉर्डिंग आप देखना चाह रहे हैं। जैसे फॉर एंगल सी के लिए, एंगल सी के लिए आपका परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा बच्चों? इसके सामने कौन सी साइड है? ए बी। ए बी इज परपेंडिकुलर। फॉर एंगल ए के लिए क्या हो जाएगी बच्चों? एंगल ए के लिए आपका क्या हो जाएगा? बी सी। बी सी इज द परपेंडिकुलर। आई होप आप लोग देख पा रहे हैं नहीं? चलो ठीक है, कोई बात नहीं, देखने मैं बोल दे रहा हूँ क्या है। अपोजिट साइड ऑफ एक्यूट एंगल, जिस एंगल के बारे में बात करेंगे उसके अपोजिट साइड को हम लोग क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर। ये तीनों बातें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। क्या बच्चों? हाइपोटेनस क्या होता है? अपोजिट साइड ऑफ 90 डिग्री। ये आपका हाइपोटेनस हो गया इस 90 डिग्री एंगल के लिए। बेस क्या होता है? पहले आपको पता होना चाहिए किस एंगल के बारे में आप जानकारी ले रहे हैं। फॉर एंगल सी के लिए बेस क्या हो जाएगा? आपका हो जाएगा बेस BC, और एंगल ए के लिए बेस आपका हो जाएगा AB। परपेंडिकुलर क्या होता है बच्चों? अपोजिट साइड ऑफ एंगल, एक्यूट एंगल। इस एंगल के लिए बात करें, इसके अपोजिट ये साइड, तो ये परपेंडिकुलर। इस एंगल के लिए बात करेंगे तो कौन सा साइड हो जाएगा? BC। ठीक है, ये तो हो गया आपका हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। एक बात और राइट एंगल ट्रायंगल में है जो हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे, क्या? पाइथागोरस का थ्योरम, पाइथागोरियन थ्योरम या पाइथागोरस का थ्योरम। वो क्या होता है बच्चों? वो ये होता है हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। सभी को मालूम रहेगा, कभी मत भूलना इसको। परपेंडिकुलर, ठीक है। क्या मैंने बता दिया बच्चों? पाइथागोरियन का थ्योरम सेम वैसे है जैसे हम लोग क्लास 8 में याद किए थे। क्या? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, ये आपका क्या हो गया? पुरानी बातें हम लोग ताज़ा कर लिए। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं क्या होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। देखिए बच्चों क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको यही पढ़ना है कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं। ट्रिग्नोमेट्री या ऐसे कह लो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है, देखिए बच्चों ये क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है बच्चों? इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ द साइड्स इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। क्या मैंने कह दिया? इन राइट एंगल ट्रायंगल द रेशियो ऑफ साइड, मतलब दो साइड का रेशियो। रेशियो मतलब क्या होता है? जैसे 2:3 क्या हो गया? रेशियो हो गया। तो ठीक है, तो क्या मैंने बता दिया? इन राइट एंगल ट्रायंगल रेशियो ऑफ 2 साइड्स इज नोन एज ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने टाइप के होते हैं बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो? 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कितने टाइप के? 6। पहला देखिए क्या है बच्चों? साइन। ठीक है, अच्छा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो कभी भी अकेले नहीं आएगा, वो हमेशा ट्रिग्नोमेट्री और एंगल के साथ आएगा। ठीक, जैसे देखिए आपका ये क्या है बच्चों? एक राइट एंगल ट्रायंगल ABC है, ABC। ठीक, किसी कोई प्रॉब्लम? राइट एंगल ट्रायंगल ABC। अब इसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएंगे तो देखो यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं? साइन ऑफ एंगल A। हम लोग एंगल A के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, तो ये साइन क्या है बच्चों? देखो साइन ऑफ, देखो हम लोग साइन ऑफ किसको कहेंगे? साइन क्या होता है बच्चों? ये किसका रेशियो होगा? रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। एक बार मैं लिख दूँ यहाँ पे, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। अभी आपका फर्स्ट टाइम है इसलिए आप लोग को ऐसा ना लगे कि मैं स्लो पढ़ा रहा हूँ कि धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं। आप लोग को अभी सीखना है, पहली बार है, हम लोग धीरे धीरे सीखेंगे, इसमें उबने की कोई बात नहीं है। ठीक है, जिनको उबन आ रही हो कि ये तो क्या है क्या नहीं है, ये सब कुछ ऐसा कुछ नहीं सोचना है। केवल आपको पेन और कॉपी के साथ देखना है वीडियो को और इसको सबको अच्छे से राइट करना है। ऐसे मत सोचिएगा कि ये समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। पहली बार है, फर्स्ट टाइम, इसको आपको याद करना ही पड़ेगा। इसमें समझने की भी कोई दिक्कत नहीं है, जैसे मैं कह रहा हूँ वैसे आप करते चलिए। ठीक है, ज़्यादा दिमाग पे आप जोर मत डालिए। इनको क्या करेंगे, अभी मैं कहूँगा साइन ऑफ, तो इसको आपको याद ही करना है। क्या ये क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, इसमें कोई ट्रिक नहीं, कोई कुछ नहीं, आपको ये याद करना है। सभी लोगों को पता चल गया?
तो साइन ऑफ क्या हो जाएगा बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या होगा, अभी अभी हम लोग सीख रहे हैं कि यहाँ पे देखिए एंगल आ गया, एंगल ए के लिए परपेंडिकुलर आपका BC हो जाएगा, हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने आपका AC हो जाएगा। ठीक है। सेकेंड कोसाइन क्या होता है बच्चों, कोसाइन, कोसाइन ऑफ एंगल ए। एंगल ए के लिए कोसाइन क्या होता है बच्चों, बेस अपॉन हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस क्या है बच्चों फॉर एंगल ए के लिए, AB, हाइपोटेनस क्या है AC। ठीक है। थर्ड टेंजेंट, टेंजेंट ऑफ एंगल ए, ये क्या होता है बच्चों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अभी ये फर्स्ट टाइम इसलिए हम लोग थोड़ा स्लो चल रहे हैं, जैसे हम लोग एक दो लेक्चर हो जाएगा तो हम लोग बहुत फास्ट चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो क्या हो गया, टेंजेंट ऑफ एंगल है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर आपका BC है, फॉर एंगल के लिए बेस AB है। ठीक है। फोर्थ, अब देखिए फोर्थ क्या है बच्चों, फोर्थ को हम लोग कोटेंजेंट, क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल ए। ठीक है। अब ये कोटेंजेंट क्या होता है बच्चों, कोटेंजेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। इसका क्या होता है, रेसिप्रोकल, यहाँ पे मैं लिख दूँ रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट। ठीक है, सभी को याद होना चाहिए। कोटेंजेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ टेंजेंट। जब इसको आप रिवर्स करेंगे तो बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा, मींस BC अपॉन AB। ठीक है, ये आपको अच्छे से मालूम होना चाहिए। कोटेंजेंट किसका रेसिप्रोकल होता है, tan का, टेंजेंट का। ठीक है। इसके बाद आपका फिफ्थ आता है कोसिकेंट, कोसिकेंट ये क्या होता है बच्चों, कोसिकेंट ये रेसिप्रोकल ऑफ साइन। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ साइन, साइन ऑफ, यहाँ पे कोसिकेंट ऑफ एंगल ए होगा तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन साइन ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है। अब एक आपका बच गया सीकेंट। सीकेंट क्या होता है बच्चों, ये सब नेमिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए क्योंकि आता है सीकेंट ऑफ एंगल ए। ये क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन। क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। तो रेसिप्रोकल करेंगे कोसाइन का कितना आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे आपका रंग हो गया है, ये क्या हो जाएगा BC अपॉन AB। सॉरी क्या लिखवा देते हो आप लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा AC अपॉन BC, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर, यहाँ पे क्या हो जाएगा हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है, आप सही कर लेंगे। सीकेंट क्या होता है बच्चों, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन, और कोसिकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। ठीक है। अब देखिए जो ये साइन है, कोसाइन है, टेंजेंट है, कोटेंजेंट है, इनको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना, पहले फुल फॉर्म याद होना जरूरी है, नहीं तो हम लोग की आदत क्या होती है, हम लोग शॉर्ट फॉर्म में प्रैक्टिस किए रहते हैं। कभी आपका आ जाएगा सीकेंट, कहो अरे ये तो मैं जानता ही नहीं हूँ, ये तो मैं जानती ही नहीं हूँ। कभी आएगा कोसिकेंट, कहो अरे ये तो मैं जानता ही नहीं, जानती नहीं, क्या आ गया। ठीक है, तो इन सब के लिए हम लोग पहले ये फुल फॉर्म याद होना चाहिए। और शॉर्ट फॉर्म में देखो बच्चों, साइन, साइन ऑफ एंगल ए को हम लोग कैसे लिखेंगे, साइन ए। ठीक है, साइन ए क्या हो जाएगा बच्चों, बेस अपॉन, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन बेस, BC अपॉन AC। ठीक है, कोसाइन को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, कॉस ए। कोसाइन ऑफ एंगल ए को शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखोगे, कॉस ए। ठीक है, कॉस ए यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, इधर तो आपको दिख रहा है, इधर दिख रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों, कॉस ए, ये क्या है, शॉर्ट फॉर्म ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल ए। क्या हो जाएगा आपका, बेस अपॉन हाइपोटेनस। ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म भी आपको आना चाहिए, इसलिए मैंने क्या किया, पहले फुल फॉर्म बताया फिर शॉर्ट फॉर्म। टेंजेंट का शॉर्ट फॉर्म आपको क्या होता है, tan हो जाएगा। क्या होता है बच्चों, tan हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे tan क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। ठीक है, परपेंडिकुलर क्या है आपका BC और अपॉन AB। ठीक, किसी कोई दिक्कत। कोटेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉट।
कोटाइजेंट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉट। कोटाइजेंट ऑफ एंगल ए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉट ए। ठीक, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कोसेकेंड को क्या कहते हैं बच्चों, कॉसेक। कोसेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉसेक। कोसेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, कॉसेक। सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं, सेक। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। क्या बच्चों, कोसेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक कहते हैं, सेकेंड को शॉर्ट फॉर्म में सेक कहते हैं। ये आपको अच्छे से आना चाहिए। ठीक है, चलिए एक बार हम लोग याद करने के लिए एक बार और रिवाइज कर ले रहे हैं। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो लगाएंगे फॉर एंगल सी के लिए। क्या बच्चों, फॉर एंगल सी के लिए कैसे जानोगे, ये ऐसे देखो, साइन ऑफ सी, ये मीन्स क्या हो गया, साइन एंगल सी के लिए। ठीक है, साइन सी, साइन सी मतलब साइन ऑफ एंगल सी। क्या होता है, साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर इसके जस्ट सामने, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी। ए बी अपॉन हाइपोटेनस कभी नहीं चेंज होगा। हाइपोटेनस चाहे ए के लिए बात करो या एंगल सी के लिए, हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड होगी। चेंज हमेशा बेस और परपेंडिकुलर होते हैं, हाइपोटेनस चेंज नहीं होता, वो हमेशा 90 डिग्री के अपोजिट वाली साइड को ही हम लोग हाइपोटेनस कहते हैं। ठीक है, अब आपका यहाँ पे साइन सी के लिए बच्चों परपेंडिकुलर कौन सा होगा, ए बी, बेस आपका बी सी, लेकिन यहाँ पे तो हाइपोटेनस होता है, तो यहाँ पे हाइपोटेनस लिख देंगे। ठीक है, कोसाइन ऑफ एंगल सी, तो शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखेंगे, कॉस सी। कोसाइन ऑफ एंगल सी को शॉर्ट फॉर्म में कॉस सी लिखेंगे। ये क्या होता है बच्चों, बेस अपान हाइपोटेनस। क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस। बेस इस एंगल के लिए आपका बी सी हो जाएगा, हाइपोटेनस क्या हो जाएगा, ए सी। ठीक है, साइन कास के बाद टेंजेंट को शॉर्ट फॉर्म में टेन लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेन। टेंजेंट ऑफ एंगल सी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में टेन सी लिखेंगे। ये क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। एंगल सी के लिए परपेंडिकुलर ए बी हो जाएगा, अब बेस आपका तो बी सी है। ठीक है, उसके बाद क्या हो गया, कॉट। ये कॉट सी को, इसका फुल फॉर्म क्या है, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी। क्या है बच्चों, कोटेंजेंट ऑफ एंगल सी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं कॉट सी। सी के लिए क्या हो जाएगा बच्चों, टेन का रेसिप्रोकल। ये क्या है, कोटेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट का रेसिप्रोकल। तो इसको आप रिवर्स कर दीजिए, बेस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक, इसी तरीके से आपका कोसेकेंट ऑफ एंगल सी, कोसेकेंट को शॉर्ट फॉर्म में कॉसेक लिखते हैं। क्या लिखते हैं बच्चों, कॉसेक ऑफ एंगल सी। कितना हो जाएगा आपका ये, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। क्या होता है बच्चों, कोसेकेंट क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ साइन। कितना हो जाएगा, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक है, उसके बाद सीकेंड। सीकेंड का शॉर्ट फॉर्म क्या होता है, सेक। सीकेंड ऑफ एंगल सी, सेक सी हो गया है। फिर इसके बाद ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये आपका क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल ऑफ कोसाइन ऑफ एंगल सी, ए सी अपॉन बी सी, मतलब हाइपोटेनस अपॉन बेस। ठीक है, आई होप आप लोग ये सब समझ गए होंगे। साइन सी, कॉस सी, ये सब क्या है, साइन ऑफ एंगल सी का शॉर्ट फॉर्म में साइन सी लिखेंगे, कोसाइन ऑफ एंगल सी को शॉर्ट फॉर्म में कॉस सी लिखेंगे, टेंजेंट ऑफ एंगल सी को शॉर्ट फॉर्म में टेन सी लिखेंगे, कोटेंजेंट को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में कॉट लिखते हैं, कोसेकेंट को कॉसेक लिखेंगे और सीकेंड को शॉर्ट फॉर्म में सेक लिखते हैं। कौन किसका रेसिप्रोकल है आप लोग समझ गए होंगे। यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है बच्चों, 1 कॉसेक, मतलब कोसेकेंड। इसके बाद कॉस का रेसिप्रोकल कौन होता है बच्चों, 1 सेक। इसके बाद टेन का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा, 1 कॉट। ठीक है, इसी तरीके से आप लोग ये भी राइट कर सकते हैं सिमिलरली, क्या, कासेक इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, 1 साइन। ठीक है, अब यहाँ पे एंगल ए लिखेंगे तो एंगल ये आएगा। मान लीजिए ये सिंबल देखो, ये सिंबल को हम लोग क्या कहते हैं, जैसे 8 की टाइप कैसे देखो, ये सिंबल को क्या कहते हो बच्चों, थीटा। क्या कहते हो, थीटा। ये सिंबल किसका है, थीटा का। कासेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, साइन थीटा। ठीक, बस ये नोटेशन है, जैसे हम लोग एंगल से लिख दे रहे हैं, अब ये एंगल आपका थीटा हो गया। ये लो, समझ गए कि नहीं, ये एंगल थीटा। इसी तरीके से एक सिंबल और है, क्या, ये फाई। क्या है बच्चों, फाई। फाई क्या होता है, ये एंगल मान लीजिए फाई। ये सब नोटेशन है। ठीक है, जैसे हम लोग अल्फाबेट में ये ए है, तो वैसे ये क्या है, थीटा है, ये फाई है, तो ये एंगल को डिनोट करता है, जनरली हम लोग मेजर कर लेते हैं। तो कासेक थीटा का रेसिप्रोकल 1 साइन थीटा और कॉट थीटा का रेसिप्रोकल 1 टेन थीटा। तो आपको याद होना चाहिए कौन एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। तो साइन और कासेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कास और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, टेन और कॉट एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं। ठीक है, ये तो आपको आप समझ में आ गया रेसिप्रोकल की मीनिंग, कौन किसके रेसिप्रोकल है। ठीक है, चलिए
अच्छा, जैसे मान लीजिए आप लोग ये भूल जाएं कि साइन किस साइड का रेशियो होता है। जैसे यहाँ पे साइन थीटा आपको बताना है, तो इस थीटा इस एंगल के लिए बात चल रही है, तो साइन थीटा, ये थीटा है तो ये आपका परपेंडिकुलर BC अपान हाइपोटेनस। जैसे मुझे तो याद है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस होता है। आप लोग भूल जाओ तो उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी है। क्या बच्चों है शॉर्ट ट्रिक? क्या है? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ध्यान से देखिए क्या मैंने लिख दिया, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये क्या है? शॉर्ट ट्रिक है। देखो P/H का मतलब क्या होगा? परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस, ये साइन आ जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद B/H मतलब बेस अपान हाइपोटेनस, ये कास का हो जाएगा। ये परपेंडिकुलर अपान बेस, ये किसका हो जाएगा? टैन का हो जाएगा। ठीक है, क्या क्या मैंने शॉर्ट ट्रिक क्या बता दिया? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो पहला आप साइन लिखेंगे तो साइन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों? P/H। कास इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? B/H। और टैन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P/B। अब आप काशिक कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल कर देंगे। साइन का काशिक आ गया। टैन कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल आप कॉट कर देंगे। सॉरी, काट कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल आप टैन कर देंगे। और कास कैसे निकालेंगे? सेक कैसे निकालोगे? रेसिप्रोकल आप कास कर देंगे। ठीक है, आई होप आप लोग को ये शॉर्ट ट्रिक समझ में आएगी। जब आपको ये रेशियो साइन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपान हाइपोटेनस न याद हो तो इस शॉर्ट ट्रिक से आप कर सकते हैं। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। आपको लेकिन ये सीरियल पता होना चाहिए, पहला साइन का होगा, दूसरा कास का होगा, तीसरा टैन का होगा। फिर उसके बाद आपको इसका रेसिप्रोकल मालूम होना चाहिए। इसका काशिक है, इसका सिक है, इसका टैन है, तो इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो काशिक आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे सिक आएगा, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो कॉट आएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग कैसे रेशियो को याद करेंगे। ठीक है, चलिए तो अपने पास कितने रेशियो हैं? अपने पास 6 रेशियो हैं, जिनमें 3 है साइन, कोसाइन और टेंजेंट। अब 3 क्या होते हैं? एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। फिर क्या होता है? कोसेंट किसका रेसिप्रोकल? साइन का। और सेकेंड कास का। और कोटेंजेंट टैन का। ठीक है, चलिए अब हम लोग ये बचपन से ही जानते हैं बच्चों कि किसी भी ट्रायंगल में ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? वो लार्जेस्ट साइड होती है, मतलब उसकी जो लेंथ होगी सबसे ज़्यादा होगी। ठीक है, क्या मैंने बता दिया? मैंने ये बता दिया कि इन अ ट्रायंगल लार्जेस्ट जैसे मान लीजिए लार्जेस्ट एंगल के जो अपोजिट साइड होगी ये क्या होगी? सबसे लार्जेस्ट होगी लेंथ में। मतलब 90 डिग्री एंगल, अब इन एंगल में सबसे ज़्यादा है, इन ट्रायंगल में 3 एंगल हैं, ये 90 डिग्री, तो ये एक्यूट हो गया, मतलब सबसे ज़्यादा मेजर किसका होगा? इस 90 डिग्री का। जिसके अपोजिट साइड की जो लेंथ होती है वो सबसे ग्रेटर लेंथ की होगी। अगर ये 3-4 है तो ये 100% है कि ये साइड 3-4 से ग्रेटर होगी। अगर ये 5-7 है तो ये 100% है कि ये 5-7 से ये साइड ग्रेटर होगी। क्यों? क्योंकि बड़े कोण के सामने की भुजा क्या होती है? बड़ा होता है। ठीक है, समझ जाओगे। या ऐसे ग्रेटर एंगल के अपोजिट साइड क्या होती है? लार्जेस्ट लेंथ की होती है या हाईएस्ट लेंथ की होती है। तो इससे हम लोग क्या सीखेंगे? इससे हम लोग ये सीखेंगे, जैसे आपका क्या था बच्चों? साइन थीटा अपान, या मान लीजिए इस थीटा के लिए बात किया जा रहा है, परपेंडिकुलर AB हो गया, AB अपान AC। अब हम लोग ये सीख गए कि AC हमेशा क्या होगा बच्चों? ग्रेटर होगा। किससे? BC से और AB से। तो जैसे आप यहाँ पे देखिए A अपान B बच्चों, इसके 3 आंसर हो सकते हैं। कैसे? इसको कैसे 3 आंसर होंगे? इफ क्या बच्चों? जरा देख लो ये इफ क्या? अगर A एंड B इक्वल है तो इसका 1 आंसर आएगा। ठीक है, इसको थोड़ी देर के हटा दो। अब A अपान B, अगर मान लीजिए बच्चों आपका यहाँ पे A ग्रेटर है, ये B है, तो इसका आंसर 1 से ग्रेटर आएगा। ठीक, इसके बाद इफ, ये तो आपका सेकंड हो गया। थर्ड क्या है बच्चों? थर्ड A अपान B, अगर B ग्रेटर है, इस बार A लेते हैं तो इसका आंसर हमेशा 1 से छोटा होगा। आप लोग देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, जैसे 2 अपान 2 दोनों इक्वल हैं, 1 आंसर आ गया। 3 अपान 2 इसको सिंप्लीफाई करेंगे 1.5, ये 2 अपान 3 इसको सिंप्लीफाई करेंगे, पहले पॉइंट लग गया, 3 6 जा 18। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या सीखा? यदि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों इक्वल हैं तो ऑलवेज आंसर 1 आएगा। अगर न्यूमरेटर ग्रेटर है तो उस फ्रैक्शन की वैल्यू ऑलवेज 1 से ग्रेटर आएगी। यदि डिनोमिनेटर ग्रेटर है तो उसकी 1 से कम आएगी, ऑलवेज 1 से कम आएगी।
ठीक है, समझ रहे हो नहीं? तो यहाँ पे हम लोग अब क्या देखेंगे, ये आपका साइन थीटा है, इस एंगल के लिए मेजर किया जा रहा है। इसमें क्या होता है बच्चों, ए बी अपान ए सी। तो हम लोग ये सीख गए कि जो आपका ये ए सी है ये क्या है बच्चों, ये आपका हाइपोटेनस है। और हाइपोटेनस क्या होगा, सभी साइडों से ग्रेटर होगी, इससे भी तो ये नीचे आपका ग्रेटर हो गया, तो ये हमेशा क्या होगा, एक से कम आएगा। ठीक है, एक कब आएगा, जब ये इक्वल हो जाए। एक केस ऐसा है जब ये इक्वल भी हो जाता है तो हम लोग यहाँ पे इक्वल लगा देंगे। तब हम लोग ऐसे याद करेंगे क्या बच्चों, कि जो साइन थीटा की वैल्यू होती है ये 1 या 1 से कम, साइन थीटा इज इक्वल टू, या वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऐसे लिख दें, वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज 1 और लेस देन 1। ठीक है, लेस देन 1 और लेस देन 1। ठीक है, समझ गए, लेस देन 1। क्या आपको याद करना है कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा 1 से कम होती है या फिर 1 के इक्वल होती है। मीन्स जैसे कभी किसी ने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 4/3, या फिर साइन थीटा इज इक्वल टू किसी ने लिखा है 2, या फिर किसी ने लिखा है साइन थीटा इज इक्वल टू 1.5। इसका मतलब क्या हो जाएगा बच्चों, ये सब क्या है, इम्पॉसिबल है, ये सही नहीं है, रॉन्ग हो जाएगा। समझ जाओगे? तो हम लोग क्या सीखे, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा ऑलवेज 1 और 1 से लेस होगा, लेस देन 1 या फिर 1 हो सकता है। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 ये पॉसिबल है, कब है अभी हम लोग ये सीखेंगे, लेकिन इतना तो सीख गए कि इसकी वैल्यू हमेशा 1 या 1 से कम होगी, लेस होगी। इतना सभी लोग सीख गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं है, समझ जाओगे। तो आपको कभी भी साइन थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा रहेगा 2, 1.5, 1.1, ये जैसे ही 1 से ग्रेटर गए तुरंत समझ जाओ इट इज़ नॉट पॉसिबल, 1.2। ठीक है, साइन थीटा इज इक्वल टू 5 नॉट पॉसिबल। ठीक, तुरंत समझ जाओगे ये पॉसिबल नहीं, 1 से ग्रेटर गए नहीं कि ये पॉसिबल नहीं है, समझ जाओगे, किसी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप ऐसे, ये माइनस में भी हो सकता है, तो आप जानिए ऐसे याद के लिए कि जो साइन थीटा की जो वैल्यू है ये इनके बीच होती है, -1 से 1 के बीच। हम लोग क्या अभी पॉजिटिव वाले ही है, लेकिन मान लीजिए अब हम लोग थोड़ा सा याद करें तो ऐसे ही याद करेंगे कि जो साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होगी वो -1 होगी, जो मैक्सिमम वैल्यू होगी 1 होगी। साइन थीटा की जो वैल्यू है इसी में घूमती रहती है, ना -1 से ग्रेटर होती है, सॉरी लेस होती है, और ना 1 से ग्रेटर होती है। ठीक, जैसे -1 से लेस कौन सा हो जाएगा बच्चों, -2। तो साइन थीटा इज इक्वल टू -2 लिखा गया तो इम्पॉसिबल। साइन थीटा इज इक्वल टू आपका क्या लिख दिया गया है, -3 इम्पॉसिबल, -1.5 इम्पॉसिबल। ठीक है, -1 से लेस नहीं पॉसिबल और 1 से ग्रेटर नहीं पॉसिबल। जैसे नंबर लाइन भी आप लोग जानते हो, ये नंबर लाइन है, ये 0 है, ये 1 है, ये -1 है। ठीक है, तो जो साइन थीटा की वैल्यू है यहीं तक लाई करेगी, इसके आउटसाइड नहीं जाएगा, ना तो उधर ना तो इधर, यहाँ तक। ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। इसी तरीके से कॉसेक की भी आपको याद होना चाहिए। कॉस थीटा की जो है सॉरी कॉस थीटा की क्या होगी, इसमें भी देखो कॉस थीटा इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेन्यूज। ठीक है, थीटा तो आप लोग समझ गए, एंगल नोटेशन है, तो कॉस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, cos थीटा इज इक्वल टू बेस अपान हाइपोटेन्यूज। इसके लिए बेस और हाइपोटेन्यूज AC। देखो इसमें भी डिनोमिनेटर में हाइपोटेनस आ गया, हाइपोटेनस सबसे ग्रेटर साइड, ये हमेशा बड़ा होगा, ये छोटा होगा तो इसकी भी वैल्यू 1 से कम आएगी। तो ये भी जो है बच्चों -1 से 1 के बीच ही लाई करता है। ठीक है, तो कासेक थीटा की जो इसको रेंज बोलते हैं, आप लोग या तो इसकी वैल्यू समझिए कैसे भी, जो आपकी इच्छा हो। तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -1 से 1। cos थीटा की वैल्यू 1 से ग्रेटर नहीं होगी और -1 से कम नहीं होती, ये आपको याद करना है। ठीक है, सभी को आई होप याद रहेगा cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। जैसे मान लो कभी किसी ने लिखा है cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो तुरंत कह देना इट इज़ नॉट पॉसिबल, 1.5 इट इज़ नॉट पॉसिबल, -2 इट इज़ नॉट पॉसिबल, तुरंत लिख देंगे। ठीक है, अब देखेंगे tan थीटा बारे में, ये सब अच्छे से आप लोग नोट करते रहेंगे। अब tan थीटा क्या होता है बच्चों, tan थीटा जो है ये क्या होता है, ये आपका होता है परपेंडिकुलर अपान बेस। परपेंडिकुलर क्या है, AB और ये बेस। ठीक है, अब इसमें ये दोनों, ये भी ग्रेटर हो सकता है, ये लेस हो सकता है, या ये लेस हो सकता है, ये ग्रेटर, इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, तो इसकी वैल्यू कुछ भी आ सकती है, कुछ भी आ सकती है, मतलब 1 से ग्रेटर भी आ सकती है, 1 से लेस भी आएगी और 1 भी आएगी। ठीक है, कुछ भी हो सकती है, तो उसको हम लोग रियल नंबर कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों,
रियल नंबर में कुछ भी आ जाता है, पूरा जितना आप रियल नंबर पढ़े हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं tan थीटा बिलोंग्स माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, ठीक है। इसमें कोई भी वैल्यू, जैसे किसी ने लिखा tan थीटा इज इक्वल टू 2, सही है। tan थीटा इज इक्वल टू 1.5, सही है, ठीक है। tan थीटा इज इक्वल टू -2, इट इज ट्रू, ठीक। ये सभी के लिए ट्रू है। tan थीटा में कोई भी वैल्यू है सभी के लिए ट्रू है, समझ जाओगे, किसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। tan थीटा इज इक्वल टू 2 पॉसिबल, लेकिन cos थीटा इज इक्वल टू 2 पॉसिबल नहीं है, याद रहेगा। तो उसको tan थीटा की रेंज रियल नंबर होती है, कुछ भी हो सकता है, और उसका cos और sec का -1 से 1। इसी तरीके से आप पे आ जाओ cosec और sec का एक जैसे होता है, जैसे हम लोग का साइन और कासेक साइन और कास का, वैसे कासेक और एक। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, पहले ये समझ लो ये क्या होता है, किसका रेशियो है। इसमें हाइपोटेनस ऊपर रहता है और परपेंडिकुलर नीचे हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हमेशा ग्रेटर, ये चीज़ हमेशा ग्रेटर मतलब इसकी वैल्यू 1 से ग्रेटर आएगी, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 से ग्रेटर होगी। ऐसे इसमें भी, इसमें हाइपोटेनस अपान बेस होगा, तो इसमें भी क्या हो जाएगी, ये चीज़ हमेशा 1 से ग्रेटर हो जाएगी। मीन्स कभी आपको लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि cosec थीटा इज इक्वल टू 1/2, क्या ये 1 से ग्रेटर है, नहीं, तो ये नॉट पॉसिबल। sec थीटा इज इक्वल टू लिखा रहेगा 1/3, क्या ये 1 से ग्रेटर है, नहीं, इट इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो इसकी मीनिंग क्या हो गई कि cosec थीटा और sec थीटा क्या होता है, इसकी वैल्यू 1 होगी, क्योंकि साइन की 1 होती है तो 1 का रेसिप्रोकल 1 होता है, 1 और 1 से ग्रेटर होगा, ठीक है। मैंने क्या बता दिया, cosec थीटा की जो वैल्यू है 1 या 1 से ग्रेटर होगा। क्या ये लोग 0 होंगे, नहीं, कभी भी cosec थीटा 0 नॉट पॉसिबल, sec थीटा 0 नॉट पॉसिबल, ये सब कभी पॉसिबल नहीं होंगे। आई होप आप लोग समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूँ। मैं अभी इसकी मिनिमम और मैक्सिमम की वैल्यू के बारे में हम लोग जानकारी ले या देख रहे हैं क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो अगर हम लोग निगेटिव है नहीं हम लोग यहाँ, लेकिन फिर भी निगेटिव में आना चाहे तो आ सकते हैं। तो देखो इसकी वैल्यू क्या होती है cosec थीटा की, बच्चों इसकी वैल्यू होती है -इनफाइनाइट से -1, ठीक है, और 1 से इनफाइनाइट, ये है इसका रेंज, ठीक। ये क्या मैं लिख दिया, ये देखो इसका मतलब ये होता है कि जैसे नंबर लाइन आपका है ये 0, ये 1 और ये -1, ये तो आप लोग जानते ही हो। तो 1 से ग्रेटर इधर हो गया, -1 से लेस इधर हो गया। इत जो साइन और कास की वैल्यू होती है वो निकाल दीजिए, केवल आप 1 और -1 लेना है, बाकी कुछ नहीं लेना। तो इधर इतनी वैल्यू साइन की होती है, कास की होती है, इसको हटा दीजिए तो ये वैल्यू कासेक और सेक की होती है। 1 दोनों में आएगा, साइन की वैल्यू भी 1 होगी, कासेक की भी 1 होगी, और -1 भी साइन की होगी, कासेक की भी -1 होगी, पर इधर की साइन की होती है केवल और इधर कासेक की होगी, समझ जाओगे। अब आप लोग इसको याद कर सकते हो, ठीक है। या फिर ऐसे भी कर सकते हो, जैसे tan की सब कुछ आता है तो उसको r से डिनोट करते हैं रियल नंबर, तो कासेक का भी सब कुछ आ सकता है, क्या नहीं आएगा, इन दोनों के बीच में -1 से 1, ये नहीं है, ठीक है। तो ये किसकी रेंज हो गई, कासेक की, ठीक है। तो कासेक क्या क्या दे सकता है, 1 से बड़ा देगा और -1 से छोटा देगा, ठीक है। 1 भी देगा, -1 भी देगा, लेकिन इसके अंदर की वैल्यू नहीं देगा। जैसे कासेक थीटा आप लिख दिए कितना, 1/2 नॉट पॉसिबल, ठीक है, 0 नॉट पॉसिबल। इसी तरीके से सेक का है, ठीक है। आई होप आप लोग ये समझ गए होंगे कैसे हम लोग ये डिसाइड करते हैं किसकी वैल्यू 1 होगी किसकी नहीं होगी। चलिए ठीक है, अब आपका इन सब की रेंज अच्छे से याद होनी चाहिए, ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट है, जितना सोचोगे उतना कम है, इसलिए आप लोग ये वैल्यू याद किए रहना, किसकी मिनिमम 1 होती है, किसकी -1, कैसे क्या होता है आप लोग इसको याद करके रखिएगा, ठीक है। और देखो क्या है, और देखिए क्या होता है। अब इनका थोड़ा सा ग्राफ आप लोग याद कर लीजिए। ये मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, कुछ नहीं, हम लोग सीख रहे हैं तो सीखेंगे ही हैं। अभी हम लोग कोई वो नहीं है कि बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, बोर्ड की तैयारी तो हम लोग बाद में करेंगे। वैसे भी अब सरकार ने बोर्ड पे ज़्यादा महत्व नहीं दे रहे हैं, हटा दे रहे हैं लगभग, फिर भी हम लोग अब जान रहे हैं, ठीक। देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है, हम लोग उसमें किसका ग्राफ सीखे थे, स्ट्रेट लाइन का। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे साइन का ग्राफ, ठीक। ये देखिए साइन का ग्राफ है, ठीक। ये जो मैक्सिमम वैल्यू पीक है ये कितने भी होता है 1 पे, और यहाँ पे क्या लिखते हो, ये π/2। ये एंगल कोऑर्डिनेट, यहाँ पे वैल्यू ये 1 होती है, ठीक है। ये वैल्यू क्या होती है पाई, ये क्या होती है 2π, ठीक है। इधर माइनस में आ जाओ, जैसे ये पाई है तो ये -π, ये -2π। देखो यहाँ पे इसके जस्ट हाफ पे π/2 है तो इसके जस्ट हाफ पे -π/2 होगा,
ठीक, इस तरह आप लोग याद करेंगे। जैसे ये लूप है वैसे ये लूप है, ये पॉजिटिव साइड ये निगेटिव साइड। ये किसका ग्राफ है बच्चों? साइन एक्स का। अब आप लोग इस तरह का ग्राफ कहीं भी देखोगे तो आपको किसका ग्राफ मालूम होगा? साइन एक्स। इस तरह के ग्राफ को हम लोग क्या बोलते हैं? साइन ग्राफ, या इसको वेव बोल दो तो ये साइन वेव हो गया। आपको ऐसे याद होगा, कभी भी ये ग्राफ दिखेगा अरे ये तो साइन का है, ठीक है, समझ जाना ये साइन का ग्राफ है। चलो अब इसमें मैं बताना क्या चाह रहा था, मैं बताना ये चाह रहा था कि जब हम लोग तो जानते ऊपर जाएंगे तो साइन की वैल्यू बढ़ेगी, और इधर राइट में जाएंगे तो एक्स की वैल्यू बढ़ती है, सॉरी इधर जाएंगे तो वाई की वैल्यू बढ़ेगी, इधर जाएंगे तो एक्स की वैल्यू, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, जब हम लोग x की वैल्यू बढ़ाते हैं, अगर y की वैल्यू बढ़ती है तो हम लोग कहेंगे ये इंक्रीजिंग फंक्शन है। क्या कहोगे बच्चों? इंक्रीजिंग। कब इंक्रीज होगा? जब x की वैल्यू बढ़ाने पे y की भी वैल्यू बढ़ने लगे। जैसे देखो हम लोग x यहाँ पहुँचे तो y यहाँ पे आ गया, x यहाँ पे पहुँचे तो y यहाँ पे गया, x यहाँ पहुँचे तो y यहाँ पे गया, x यहाँ पे पहुँच गया y यहाँ पे आ गया, ठीक। अभी यहाँ तक देखो ये y बढ़ता गया, ऊपर गया, ग्राफ कहाँ जा रहा है? ऊपर जा रहा है। तो हम लोग यहाँ तक कहेंगे π/2। तो जो आपका साइन x है वो 0 से न, ये π/2 को अभी हम लोग ये रेडियन में है, डिग्री में कन्वर्ट करोगे तो 90 आएगा। ये भी हम लोग थोड़ी देर बाद कन्वर्जन सीखेंगे। तो जो आपका साइन है अगर उसकी वैल्यू 0 से 90 डिग्री है, ठीक है, 0 से 90 डिग्री के बीच में है एंगल, तो हम लोग क्या कहेंगे? हम लोग ये कहेंगे कि साइन इंक्रीजिंग फंक्शन है। मतलब जैसे जैसे थीटा को बढ़ाते जाओगे उसकी वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसे मान लीजिए किसी ने कहा ये साइन 30 डिग्री है, ये साइन 60 डिग्री है, कौन ग्रेटर होगा? थीटा बढ़ गया, 30 से 60 हो गया, ये ग्रेटर हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैंने क्या बता दिया? जैसे जैसे आप थीटा की वैल्यू बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे आपकी साइन की वैल्यू बढ़ती जाएगी, लेकिन कब तक? 90 तक। फिर 90 के बाद अगर आप बढ़ाए x बढ़ा रहे हो तो देखो y की वैल्यू कम हो रही, ग्राफ नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया? y की वैल्यू कम हो रही। तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। डिक्रीजिंग फंक्शन क्या हो गया कि x की वैल्यू बढ़ाते जाओ y की वैल्यू कम होती जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग डिक्रीजिंग फंक्शन कहते हैं। जैसे यहाँ पे, ठीक है, अब जैसे एंगल आपने ऐसे बढ़ा दिया, कितना कर दिया? यहाँ पे कर दिया 95, अब आप यहाँ पे कर दिए 98, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एंगल बढ़ गया, लेकिन फिर वैल्यू भी घट जाएगी। क्यों? क्योंकि ये डिक्रीजिंग फंक्शन है। यहाँ पे देखो एंगल बढ़ा तो वैल्यू भी बढ़ गई, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। तो हम लोग को याद रहेगा तभी कर पाएंगे क्या कि 0 से 90 के बीच में साइन इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, और 90 से कहाँ तक बच्चों ये हो जाएगा? यहाँ तक, ठीक है। इसका नाम हम लोग क्या बोलते हैं? ये मान लीजिए आपका 3π/2 है, जिसको हम लोग बोलते हैं 270, ठीक है, 270 डिग्री, समझ रहे नहीं? तो इसके बीच में साइन डिक्रीजिंग है। फिलहाल हम लोग के यहाँ अभी तक यही है, तो यहाँ तक 0 से π/2 में साइन का इंक्रीजिंग। तो ऐसे नहीं बोल पाओगे क्या कि साइन हमेशा इंक्रीजिंग है? नहीं, साइन हमेशा डिक्रीजिंग है, नहीं। जब एंगल की वैल्यू पहले देख लेना तब हम लोग बताएंगे। कुछ नहीं कहेंगे तो हम लोग कहेंगे ना इंक्रीजिंग ना डिक्रीजिंग। क्यों? क्योंकि ये तो x की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ तक ये इंक्रीजिंग है, फिर यहाँ तक डिक्रीजिंग, फिर यहाँ से ये इंक्रीज होगा यहाँ तक देखो जैसे वैल्यू बढ़ा है ग्राफ ऊपर जा रहा है, y की वैल्यू बढ़ रही है, यहाँ तक बढ़ेगी, ठीक है, समझ जाओगे। चलिए ठीक है, तो हम लोग ये सीखे साइन का ग्राफ देखो कैसा होता है, कहाँ पे ये इंक्रीजिंग कहाँ पे डिक्रीजिंग, ठीक, कोई बात नहीं है। इसी तरीके से अब किसका ग्राफ देखना है? कॉस का। किसका देखोगे? कॉस थीटा का या कॉस एक्स का, एक्स मान लीजिए कोई भी। ये सब आप लोग देखते रहो, पहली बार है, हम लोग इतनी बार देख लेंगे कि ये हमेशा याद हो जाएगा। कॉस का ग्राफ देखो बच्चों ऐसे होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है, ऐसे, ठीक होता साइन के जैसा ही है, पर साइन का यहाँ से स्टार्ट होता था, कॉस का ऐसे स्टार्ट होगा, ठीक है, ऐसे ऐसे ऐसे, सब इक्वल साइज के होंगे ऐसे, ठीक है। ये वैल्यू π/2 होती है, ये वैल्यू आपका 3π/2 होती है, और ये वैल्यू पाई होती है, ठीक। तो सेम यहाँ पे निगेटिव, ये -π/2 हो जाएगा, ये आपका -π हो जाएगा, ये -3π/2। ये पॉइंट आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे ये 0 है, हम लोग जानते हैं हम दोनों 0। अब देखो जैसे ये 0 हुआ, ठीक, अब देखिए इधर x की वैल्यू घटा रहे हो, ग्राफ देखो कहाँ, अभी 0 पे ग्राफ यहाँ पे है, 0 पे वैल्यू ये 1 है, ठीक है। तो ये यहाँ से देखो वैल्यू ऐसे क्या हो रही है, डिक्रीज होती है, कम होती आ रही है, और x क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। यहाँ पे x यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे यहाँ मिलेंगे, यहाँ पे मिलेंगे, यहाँ पे, तो x की वैल्यू कम होती जा रही है। तो cos क्या होगा बच्चों, 0 से 90 में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग फंक्शन। क्या cos क्या हो जाएगा? 0 से 90 में डिक्रीजिंग फंक्शन हो जाएगा।
कहाँ तक डिक्रीज हो रहा है, वैसे हो रहा है यहाँ तक पूरा पाई तक क्या है का बच्चों डिक्रीज है, ठीक है ना। कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। फिर अब यहाँ से देखो एक्स जैसे बढ़ा ग्राफ ऊपर, जब ग्राफ ऊपर जाएगा तो वैल्यू बढ़ेगी, ग्राफ नीचे आएगा तो वैल्यू घटेगी। तो यहाँ से ग्राफ ऊपर शिफ्ट हो रहा है यहाँ तक तो वैल्यू बढ़ रही है, एक्स भी बढ़ रहा है, वाई भी बढ़ा रहे हो, बढ़ रही यहाँ तक, फिर यहाँ से कम होता जाएगा, ठीक। ये आपका क्या होता है 2 पाई। तो पाई से 2 पाई में कास इंक्रीजिंग है। फिलहाल हम लोग को तो 0 से पाई/2 मतलब 90 तक जानना था, तो 0 से 90 डिग्री में कास क्या है डिक्रीजिंग है, ठीक है। क्या हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं, इंटरवल दिया रहेगा तब बताएंगे यार, एंगल देख के समझ जाओगे। किसी कोई प्रॉब्लम। इससे क्या फ़ायदा हुआ, इससे आपको फ़ायदा ये हो कास 30 है, कास 60 है। अब इसमें कौन ग्रेटर होगा अब आप बता सकते हो। हम लोग जानते हैं 0 से 90 में कास डिक्रीजिंग फंक्शन है, मीन्स एंगल बढ़ाओगे तो वैल्यू कम होगी। आप एंगल यहाँ पे 60 कर दिए, यहाँ पे 30 कर दिए, तो एंगल की वैल्यू कम होगी तो कास 30 ज़्यादा होगा। समझ गए आप लोग कैसे करना था, कैसे हम लोग सीख रहे हैं। tan x का ग्राफ क्या होगा बच्चों, tan x का ग्राफ आपका क्या हो जाएगा, ऐसे होता है। ये आपका क्या है tan x का, ये क्या है यहाँ कहाँ पे है पाई/2, ये है आपका पाई/2, ये आपका क्या है, ये आपका 0 है, ठीक है। अब इसमें देखिए बच्चों, जैसे x बढ़ाए y भी बढ़ा, जैसे बढ़ाए y बढ़ा, जैसे बढ़ाए, ये हमेशा क्या है बढ़ता ही जाता है, ठीक है। ये हमेशा क्या होता है, ये इस तरह नहीं है, ये ऐसे जाएगा, ठीक है, ऐसे इस तरह, ये इसको टच नहीं करेगा इस लाइन को, ये ऐसे बढ़ता चला जाएगा, ठीक। ए ऐसे और फिर ए ऐसे हो जाएगा। तो इसमें क्या होगा बच्चों, इसमें जैसे x बढ़ाते जा रहे हो y देखो हमेशा बढ़ता जा रहा है। तो tan क्या है, ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है। ऑलवेज इंक्रीजिंग मतलब इसमें जैसे जैसे एंगल को बढ़ाते जाओगे tan की वैल्यू बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे किसी ने कहा tan 30 tan 60 में कौन ग्रेटर होगा, थीटा बढ़ गया तो वैल्यू भी बढ़ जाएगी, ये ऑलवेज होगा। तो tan क्या होता है, ऑलवेज इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। तो अभी हम लोग इन तीन के बारे में जानेंगे, बाकी जो 3 है वो हम लोग बाद में स्टडी करेंगे, वरना आप लोग को ये बोरिंग लग रहा होगा। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, ठीक। तो ये इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग हम लोग समझ गए कैसे होगा। तो आपको याद होना चाहिए tan हमेशा इंक्रीज फंक्शन होता है, मतलब एंगल बढ़ाए तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, लेकिन उसको क्या बोलते हैं हम लोग कास। वो कास क्या होते हैं, ये 0 से 90 में डिक्रीजिंग है, साइन 0 से 90 में इंक्रीजिंग है। ये हमेशा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग नहीं होते, इंटरवल देखोगे तो उस हिसाब से आप बताओगे कि इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग, ठीक है। चलो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, तब तक आप लोग इस वीडियो को रिवाइज कर लीजिएगा, ग्राफ अच्छे से सीख लीजिएगा। ये सब जो बताएगा एक बार और अच्छे से देख लीजिए, ताकि आप लोग को पहले वीडियो या पहले लेक्चर में कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ताकि हम लोग को सेकंड लेक्चर आसानी से समझ में आए, ठीक है। थैंक यू।